तो यानी उष्मा का संचरण पढ़ना है हमें कि हीट ट्रांसफर, यानी उष्मा का जो संचरण है वो आपका कितने प्रकार से होता है और किस में होता है। तो उष्मा संचरण का मतलब है हीट ट्रांसफर, यानी एक पदार्थ से किस प्रकार दूसरे पदार्थ में या उसी माध्यम में हीट ट्रांसफर होती है। तो ट्रांसफर्ड कैसे होती है वही हमें पढ़ना है। तो उष्मा संचरण है क्या कि उष्मा जो है वो एक ही पदार्थ में कणों के बिना विस्थापन के वाइब्रेट या कंपन होकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाए, या अणुओं के स्थानांतरण से भी चली जाए, या बिना माध्यम आवश्यकता के भी उष्मा स्थानांतरित हो जाए। तो ये आपकी गुणवत्ता उष्मा के लिए, ये जो प्रॉपर्टी है हीट के लिए क्या कहलाती है, उष्मा संचरण कहलाती है, हीट ट्रांसफर कहलाती है। कि यानी उष्मा संचरण 3 प्रकार से होती है। एक जो आप खास तौर पे पढ़ते हो चालन, जिसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन, इसे नाम दिया जाता है कंडक्शन का। और दूसरी आपके पास क्या होती है, संवहन, जिसे हम नाम देते हैं कन्वेक्शन। दूसरा जो रूप है वो कौन सा है, संवहन का। संवहन बड़ा खास है प्यारे बच्चों कि आपके घर में पड़ा रेफ्रिजरेटर, जो कमरे में उपयोग होने वाली लालटेन, जलने वाला इलेक्ट्रिक बल्ब कमरे में या इलेक्ट्रिक ट्यूब, ये सारा का सारा सौदा किस पे चलता है, कन्वेक्शन संवहन पे चलता है। इसके बाद नंबर 3 जो आती है वो सूर्य के प्रकाश से जुड़ी हुई चीज है, यानी उसे हम क्या कहते हैं, विकिरण, यानी रेडिएशन। तो आपकी उष्मा संचरण कितने प्रकार से हो सकती है, हीट ट्रांसफर कितने प्रकार से हो सकती है, 3 प्रकार से हो सकती है। एक आपकी चालन जिसे हम कंडक्शन कहते हैं, दूसरी संवहन जिसे कन्वेक्शन कहते हैं, तीसरी विकिरण जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। तो उष्मा का जो संचरण है, नंबर 1 जो आपने पढ़ा, कौन सा पढ़ा, चालन। तो चालन किस में होता है, चालन विधि से, चालन क्या है, एक विधि है, यानी एक मेथड है किसका, हीट ट्रांसफर का, उष्मा संचरण का। कि जब पदार्थ के कणों के बिना स्थानांतरण के, कणों के बिना स्थानांतरण के उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे पर, उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित हो जाए, एक सिरे से लेकर कहां तक चली जाए, दूसरे सिरे तक स्थानांतरित हो जाए। तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरी तरह से स्थानांतरित हो जाए, उसे हम उसे क्या कहा जाता है, चालन कहा जाता है, उसे कंडक्शन कहा जाता है। ये खास तौर पर ठोस में होता है कि जब आपके पास सब्सटेंस कैसा है, सॉलिड, तो ठोस पदार्थ के अंदर जब हीट ट्रांसफर होती है तो उसका क्राइटेरिया कौन से मेथड से होता है, चालन विधि यानी कंडक्शन से होती है। कि जैसे आपने देखा होगा कि चूल्हे पे रखा कोई भी पतीला है तो इसका थोड़ी देर के बाद गर्म होते होते डंडी तक का हिस्सा भी गर्म हो जाता है, क्योंकि पहले बर्तन की ये दीवारें गर्म होती होती हुई यहाँ आएगी और फिर वो हीट क्या है, इस सिरे से इस सिरे पर चली जाएगी। क्योंकि धातु या धातु का जो ठोस पदार्थ है उसमें जो आपकी उष्मा
एक सिरे से कहाँ जा सकती है, दूसरे सिरे पर जाती है, और वो बिना कणों के स्थानांतरण के स्थानांतरित होती है, उसे हम कौन सी विधि कहते हैं, चालन। यानी इसमें कण स्थिर रहते हैं। इस चालन में कोई भी जो कण है पदार्थ के, वो क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। चाहे वो परमाणु हैं, चाहे वो अणु हैं, चाहे वो आयन हैं। वो किस विधि से अपने आप में किसके कारण ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, जो स्थिर रहकर ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, वो किससे करते हैं, कंपन से, यानी वाइब्रेशन से। कि जैसे आपने किसी भी धात्विक ठोस को गर्म किया है, उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा पहुंच रही है, तो वो किसके कारण पहुंच रही है, चालन विधि से, कंडक्शन से। कंडक्शन किस पे काम करता है, वाइब्रेशन पे। तो यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को वाइब्रेट होकर क्या देता है, ऊर्जा। तो वो अपनी जगह बैठा रहता है, सिर्फ उसी जगह क्या करता है, वो कंपन करता है। तो इसमें कंपन के द्वारा क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है। किस विधि में, किस मेथड में, चालन में। दूसरा, अगर द्रव नहीं चलता, ऊपर से मान लो द्रव को गर्म करना है, ये आपके पास द्रव है, इस द्रव को अगर स्थानांतरित ना करें और ऊपर से गर्म करें, लेकिन फिर भी पार्टिकल क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। क्योंकि ट्रांसफर कैसे होते हैं कि ऊपर से अगर गर्म हो तो क्या है, हमारे पास विधि चालन है। नीचे से गर्म करें तो विधि क्या है, संवन है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जो गर्म है वो हल्का होकर ऊपर उठता है, और जो ठंडा है वो भारी होता है, वो कहाँ जाता है, नीचे जाता है। तो ये तो खेल कब होता है, जब आप नीचे से गर्म कर रहे हो द्रव को, तो नीचे इस तरीके से क्या है, धारियां सी उठती नजर आती है आपको द्रव के अंदर। इसका मतलब है कि ये कण गर्म होकर हल्के हो जाते हैं और वाइब्रेट होकर किसकी ओर चलते हैं, किसकी ओर गति करते हैं, ऊपर की ओर। और जो ऊपर ठंडे कण होते हैं वो भारी हैं, वो कहाँ जाते हैं, नीचे की ओर। तो ये तो चलता है खेल कब, जब द्रव को नीचे से गर्म किया। अब द्रव को आपने ऊपर से गर्म किया, द्रव को अगर हम ऊपर से गर्म करते हैं, तो द्रव को ऊपर से गर्म करें तो विधि कौन सी लगती है आपकी, फिर आपकी चालन विधि है। लेकिन नीचे से गर्म करोगे तो कौन सी है, संवन। अब हम नंबर 2 बात करते हैं किसकी, संवन विधि की। संवन में क्या होता है कि इसमें जो हीट ट्रांसफर होती है, इसमें भी माध्यम की आवश्यकता होती है। याद रहे, 2 ऐसे चालन या 2 ऐसे स्थानांतरण या 2 ऐसे संचरण हैं जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इनमें संचरण के लिए माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता। कि जैसे संवन है, संवन में क्या होता है कि कणों के स्थानांतरण के साथ, कणों के स्थानांतरण के साथ ऊष्मा संचरित हो। कि जब कणों के स्थानांतरण के साथ ऊष्मा संचरित हो या बहे या चले एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, तो उसे हम कौन सा ऊष्मा चालन कहते हैं, कौन सा ऊष्मा संचरण कहते हैं, उसे हम संवहन या उसे क्या कहते हैं, हम कन्वेक्शन। और ये डेली लाइफ में हमारे सबसे ज्यादा आ रहा है। संवहन आपके पास खास तौर पर द्रव में और किस में है, गैस में। तो द्रव में जब आप नीचे से गर्म करेंगे उसे, तो उसमें द्रव गर्म होकर हल्का होकर ऊपर की ओर जाएगा। भारी द्रव है वो गर्म ठंडा होकर कहाँ है, नीचे आता है, ठंडा है। तो इसलिए ऊपर और नीचे का जब बहाव होता है तो उसमें विधि कौन सी होती है, संवहन होती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारे जब जो सथल भाग है, लैंड एरिया है, यानी कोस्टल एरिया नियर बाय द सी, तो उस जलाशय के पास जो भी सथल एरिया होता है वो दिन के समय सूरज उगते के बाद ही क्या होने लगता है, गर्म। तो वहां की हवा हल्की होकर कहाँ जाती है, ऊपर। और जो जलाशय की ठंडी हवा है वो उसे भरने के लिए कहाँ आती है, उसकी ओर। तो दिन के समय समुद्र समीर बनती है, रात्रि में उल्टा हो जाता है, सतल समीर बन जाती है। क्यों
क्योंकि जो जलाशय है गर्म तो हो जाता है पर ठंडा क्या होता है, वो देरी से होता है। सथल मिट्टी है जो ठंडी क्या है, जितनी जल्दी वो गर्म हुई है उतनी जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी। तो इसलिए रात्रि के समय जमीन जल्दी ठंडी होगी और जलाशय क्या है, देरी से ठंडा होगा। तो इसलिए जलाशय के पास ठंडी हवा है और उस जलाशय के पास क्या, सथल के पास ठंडी हवा है और जलाशय के पास क्या है, गर्म। तो वो गर्म हवा कहाँ उठती है, ऊपर। तो उसकी जगह को भरने के लिए ठंडी हवा कहां से चलती है, लैंड से, बताएंगे भी। उसे हम कौन सी समीर कहते हैं, सथल समीर। इसी तरीके से व्यापारिक पवनें चलती है, ट्रेडिशनल विंड चलती है, जिन्हें हम उत्तरी पूर्वी पवनें कहते हैं, जो हमारी किस हिस्से से किस हिस्से की ओर चलती है, वो डाइवर्ट हो जाती है ड्यू टू अर्थ रोटेशन। वरना उनमें डाइवर्ट नहीं होती, वरना तो वो ध्रुवों से विषुवत की ओर आती, लेकिन उनकी डायरेक्शन बदलती है विषुवत रेखा के लिए, वो बन जाती है उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्वी जो पवनें हैं, ट्रेडिशनल जो विंड है, व्यापारिक जो पवनें होती है, उनका बहाव उत्तर पूर्व से किसकी ओर जाता है, वो विषुवत रेखा की ओर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मेडिटेरियन जो सी है वो, और क्या है, जो भूमध्य रेखीय हिस्सा जो बनता है, तो भूमध्य रेखा के बात अलग है और मेडिटेरियन सी की बात अलग है, वो तो चलो कोल्ड एरिया है। लेकिन जो भूमध्य रेखा है, जो आपकी इक्वेटर लाइन है, उस पर जितना हिस्सा आता है वहां गर्मी का अनुभव क्या होता है, सबसे ज्यादा। गर्मी ज्यादा होती है तो हवा क्या करती है, ऊपर उठती है। उस जगह को भरने के लिए जो पोलर सेक्शन से एयर है वो उसको लपेटती है, उसकी तरफ आती है। तो वो धाराएं कौन सी बनती है, वो बनती है आपकी ट्रेडिशनल धाराएं, यानी उन्हें व्यापारिक धाराएं कहते हैं। ये किस से किस ओर होती है, उत्तर पूर्व से किसकी ओर चलती है, हमारे पास विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा की ओर। और ये बदलाव किसके कारण आता है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो विषुवत रेखा की ओर, भूमध्य रेखा की ओर स्पीड ज्यादा होती है और ध्रुवों की ओर जाएं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, शून्य के बराबर हो जाती है। तो ये केस पूछ लिए जाते हैं प्यारे बच्चों। ये सारे के सारे किस पे टिके हुए हैं, संवहन पे। आपने देखा होगा कि संवंतन, अब बताते हैं संवहन के ऊपर जो केस आते हैं। संवहन में क्या बताया आपको कि कणों का जहां स्थानांतरण हो और जिसके कारण उष्मा संचरित हो, तो वो आपके पास विधि, वो आपके पास मेथड कौन सा होता है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मेथड के अंदर आपके पास दो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जिनमें ये ट्रांसफर होती है। एक पहला लिक्विड है और दूसरा क्या है, गैस। अब बात क्या आती है हमारे पास, नंबर 1, इसका क्वेश्चन पढ़ने को जब मिलता है हमें, तो ये क्वेश्चन आता है कि जो लालटेन होती है, तो लालटेन के ऊपर, लालटेन के ऊपर और नीचे छिद्र क्यों बनाए जाते हैं, कि लालटेन के ऊपर व नीचे छिद्र होते हैं, ऐसा क्यों? तो इनका होल्स होना, पोर्स होना क्यों जरूरी होता है, छिद्र क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका रीजन ये है कि जो छिद्र है उनसे ऊपर की जो हवा है, ऊपर की जो हवा है वो हमारे पास क्या होगी, बाहर जाएगी और नीचे से ठंडी हवा फिर से ऊपर आएगी। तो इस हिस्से में क्या रखे जाते हैं, छिद्र रखे जाते हैं, और ऊपर का जो हिस्सा बनाया जाता है इसमें भी क्या होते हैं, छिद्र। और यहाँ क्या है, आपकी बाती है और ये आपके पास इसे रोटेट करने का, और यहाँ क्या होता है, तेल भरा हुआ। तो जैसे ही हवा गर्म होगी लालटेन के अंदर, तो कहाँ उठेगी, ऊपर। यहाँ से हवा गर्म होकर किस ओर बहेगी, ऊपर की ओर। तो नीचे से हवा अंदर एंटर करेगी। तो इसलिए लगातार इस बाती के जलने के लिए ऑक्सीजन मिलती रहेगी। इसीलिए इसमें क्या छोड़े जाते हैं, छिद्र छोड़े जाते हैं। तो लालटेन में जो छिद्र छोड़ने का काम है, उसका कारण कौन सी उष्मा संचरण विधि काम में आती है, तो संवहन यानी कन्वेक्शन। दूसरी आपके पास क्राइटेरियन वैल्यू क्या पूछी जाती है, संवहन के चलते आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है यानी फ्रिज, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो ठंडे वाली पाइपें होती है वो ऊपर रखी जाती है और गर्म सामान हम ज़्यादातर कहाँ रखते हैं, नीचे। अब जब फ्रीज़र में हम कोई भी चीज़ रखते हैं तो कुछ देर उसे ठंडा करके रखते हैं। इसका रोल क्या है,
तो यानी गर्म चीज़ें हैं, सब्जियां वगैरह, वो हम कहाँ रखते हैं? नीचे। और जिसको हम ज़्यादा ठंडा नहीं करते उसे हम एक कांच की स्लेब वाला डब्बा आता है उसमें रखते हैं, जिसमें सब्जियां वगैरह रखी जाती है। तो रेफ्रिजरेटर में शीतलक कुंडलियां, जो ठंडा करने वाली कुंडलियां होती है, कॉइल्स होती है, फ्रिज कॉइल होती है, वो ऊपर की ओर होती है। तो शीतलक कुंडलियां ऊपर क्यों लगाई जाती है? तो ये शीतलक कुंडलियां जो है वो कहाँ लगाई जाती है? ऊपर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि संवन के चलते गर्म धाराएं कहाँ जाती है? ऊपर, और ठंडी धाराएं कहाँ आएंगी? नीचे। तो जो आपका फ्रिज है, इस फ्रिज के अंदर जो ये बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर यूं इस तरीके से क्या होती है? शीतलन कुंडलियां होती है। और जैसे ही आपने इस फ्रिज में कोई भी सामान रख रखे हैं, इस प्रकार से ये आपकी जाली लगी होती है, तो ये शीतलक कुंडलियां होती है। यहाँ से ठंडी हवा नीचे आती है और नीचे से गर्म हवा कहाँ जाती है? ऊपर। तो यानी खेल किसका हुआ कि जो शीतलक कुंडलियां हैं ऊपर, यहाँ कौन सी हवा पैदा होती है? ठंडी। और यहाँ से जो ऊपर जा रही है वो कौन सी होती है? गर्म। इसका मतलब यहाँ किसका संचरण हो रहा है? उष्मा का। तो वो उष्मा का संचरण इस रेफ्रिजरेटर में इन शीतलक कुंडलियों के चलते किस विधि पे काम करता है? संवन। क्योंकि गैस है और गैस ठंडी व गर्म अपनी जगह को बदलती है, तो किस पे काम करेगी? ये आपकी कन्वेक्शन पे है। तो हमारे पास लालटेन है, रेफ्रिजरेटर है, ये दोनों के दोनों केस किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? संवन। तीसरा केस आता है कि घरों में ऊपर रोशनदान छोड़े जाते हैं, यानी समांतन बोलते हैं उन्हें। ये जो समांतन होते हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? वेंटिलेटर। इन्हें हम क्या बोलते हैं? वेंटिलेटर। तो जो रोशनदान या जो समांतन होते हैं, वेंटिलेटर है, ये क्या काम आते हैं कि जिस कमरे में आप रह रहे हो उस कमरे में नीचे की हवा, जैसे आपने रात को सर्दियों के मौसम में चिमनी जलाई, या आपने दिन के समय गर्मियां हैं और उस समय आप कोई चीज़ खाना पकाते हो अपनी रसोई में, तो रसोई के अंदर भी क्या खाना पकाते समय गर्मी हो जाती है, तो उसमें क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो वहाँ की गर्म हवा होती है, तो वो गर्म हवा क्या करती है? ऊपर उठती है, और ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए कहाँ आती है? नीचे। तो इसीलिए वो हवा रेगुलर क्या होती है? वेंटिलेट होती है। तो जिसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अपने मकानों में या रसोई में किसका इस्तेमाल किया जाता है? समांतन का। तो समांतन किसकी ओर लगाया जाता है? हमेशा छत की ओर। जो समांतन होता है, जो वेंटिलेटर है, वो कमरे में या रसोई में किसकी ओर होता है? छत की ओर। और वो करता क्या है कि जो उष्मीय गैस होती है उन्हें बाहर निकालता है, उष्मीय गैस, और ठंडी गैस का आवागमन बनाए रखता है, यानी ठंडी गैस को अंदर की तरफ और उष्मीय गैस यानी गर्म हवा को बाहर की ओर रास्ता देता है। उसे हम क्या कहते हैं? समांतन। काम किस पे करता है? जब गैस ठंडी और गर्म का सिलसिला है, आदान प्रदान का, तो ये सारा का सारा काम कौन सी विधि पे चल रहा है? संवहन, यानी कन्वेक्शन। इसी तरीके से हमारे पास दो विंड बताई थी मैंने। एक आपके पास क्या चलती है? समुद्र समीर, सी ब्रिज जिसे कहते हैं। तो समुद्री समीर, ये जलाशय दिन के समय ठंडी हवा देकर किस ओर हवा बहती है? थल की ओर। यानी मान लीजिए आपके पास ये कोस्टल एरिया है, ये आपका लैंड क्राइटेरिया है, और ये टोटली क्या है? सी। तो इस सी से दिन के समय ये जो धाराएं हैं, ये जल धाराएं ना होकर वायु धाराएं हैं, किस ओर चलती है? लैंड की ओर। तो हम क्या कहेंगे? होता क्या है कि जो दिन है, दिन में सूर्य चढ़ने के साथ, दिन में सूर्य की गर्मी से धरातल जल्दी गर्म हो जाता है, कि सूर्य की गर्मी से सथल भाग जो है कोस्टल एरिया के पास, सथल भाग जो भूमि का भाग है, वो क्या होता है?
जल्दी गर्म हो जाता है, जिसके जल्दी गर्म हो जाने से जो हवा है उसके संपर्क में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। तो वायु यानी जो गैसें हैं वो गर्म होकर क्या करती है, ऊपर उठती है। और वो गर्म होकर जब ऊपर उठती है तो उसे भरने के लिए ठंडी हवा की जरूरत होती है। और वो ठंडी हवा कहाँ से चलती है, समुद्र से चलती है। तब समुद्र का तापमान, समुद्र के जो कांटेक्ट में समुद्र की जो हवा है वो कैसी है, ठंडी है। और इस सथल की जो हवा है वो कैसी है, गर्म। तो वो सथल वाली हवा किसकी ओर जाती है, गर्म होकर ऊपर की ओर जाती है वातावरण में। तो इसकी जगह को भरने के लिए ये वाली ठंडी हवा किसकी ओर आती है, सथल की ओर। तो ये जो हवा है ये गर्म वायु है, ये कहाँ जाती है, ऊपर की ओर स्थानांतरित होती है। इस जगह को भरने के लिए समुद्री जो हवा है, ठंडी हवा, ये किस ओर बहती है, समंदर से सथल की ओर। तब हवा आपकी इस समुद्र से किसकी ओर चलती है, सथल की ओर चलती है, यानी उस कोस्टल एरिया की ओर चलती है जो भूमि भाग है। तब दिन के समय कौन सी समीर बनती है, कौन सी विंड बनती है, इसे कहते हैं हम सी ब्रिज। इसे हम नाम क्या देते हैं, सी ब्रिज। और वैसे इसे हम क्या कहते हैं, समुंदर समीर। तो समुंदर जो समीर है, समंदर जो धाराएं बनती है कौन सी, हवा की, वो कौन सी होती है, डे टाइम में। अब जैसे ही नाइट हुई तब उल्टा खेल है कि रात के समय में, अब ये तो था खेल दिन के समय में, उल्टा हमें पढ़ना है कब, रात के समय में। तो रात के समय ये प्रक्रिया विपरीत हो जाती है कि जैसे रात का समय आएगा तो ये प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी। उल्टी होने का मतलब कि जो अब थल भाग है वो आपका जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी क्या होता है, ठंडा होता है। तो अब इसके पास जो हवा होगी वो कैसी होगी, ठंडी हवा। और जो समंदर है, समंदर का ठंडापन किस में बदल जाएगा, गर्म में। क्यों, हमें पता है जल जितना देरी से गर्म होता है उतनी ही देरी से वो ठंडा होता है। ये हमने पढ़ा था पिछले सेक्शन में। तो अब जैसे ही रात ढली, अब समय किसका है, रात का। अब रात का समय है, सांझ हो चुकी है। तो समंदर का जो जल है वो अभी भी कैसा है, गर्म, लेकिन सथल क्या हो चुका है, ठंडा। तो यहां की अब गर्म हवा क्या करने लगेगी, ऊपर उठने लगेगी। यानी समंदर की सतह की जो उष्मा है उसके कांटेक्ट में कोई भी हवा है वो गर्म होकर क्या करेगी, ऊपर उठेगी। और जो हवा इस ठंडे इलाके से है वो किसकी ओर बहेगी, अब समंदर की ओर। यानी अब इस सथल से समीर या हवा किसकी ओर चलेगी, समंदर की ओर। किस समय, रात के समय। तो क्या बन जाएगी, रात के समय सथल से जो हवा है वो किस ओर चलती है, समंदर की ओर। यानी इसे हम कौन सा नाम देते हैं, इसे हम बोलते हैं लैंड ब्रिज। यानी हिंदी में नाम दिया जाए तो इसे कहते हैं सथल समीर, यानी थल समीर या सथल समीर। कब होता है ये खेल, रात्रि के समय। सारा का सारा सिस्टम टिका किस पे है, कन्वेक्शन। यानी ये जो सिस्टम होता है ये किसके आधार पे होता है, संवहन के आधार पे होता है, कन्वेक्शन के आधार पर होता है। तो ये खेल था प्यारे बच्चों हमारे पास किसका, हीट या उष्मा संचरण का। सेम इसी तरीके से आपने देखा है कि जब हम गर्मियां होती है तो हल्के रंग के कपड़े या सफ़ेद रंग के कपड़े ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे सर्दियां आती है तो गहरे रंग या काले रंग के कपड़े ज़्यादा अच्छे रहते हैं। क्यों, क्योंकि गर्मियों में जो सफ़ेद कपड़ा है या जो बिल्कुल हल्के रंग के कपड़े हैं वो गर्मी का आभास नहीं होने देते, क्योंकि वो अच्छे परावर्तक होते हैं किसके, विकिरण के, उष्मीय विकिरण के।
और जो आपके गहरे रंग के कपड़े होते हैं वो सर्दियों में ज्यादा सुखदायी क्यों होते हैं? क्योंकि गहरा रंग अवशोषण क्या करता है? ज्यादा, इसलिए उष्मीय विकिरण का जो अवशोषण ज्यादा करेगा, हमें गर्म रखेगा। तो वो कौन से कपड़े काम करते हैं? गहरे रंग वाले कपड़े। तो यही चीज हमें पढ़नी है। अब जैसे बात आती है विकिरण की, कि विकिरण क्या होती है, रेडिएशन क्या होती है। तो विकिरण के कारण जो संचरण होता है, तो अब उसे हम विकिरण संचरण बोलते हैं, रेडिएशन ट्रांसफर कहते हैं। तो विकिरण के कारण जो संचरण होता है इसे हम सिंपली क्या बोलते हैं? रेडिएशन ट्रांसफर ऑफ हीट। तो रेडिएशन से जो ट्रांसफर होता है हीट का, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी किसी माध्यम की आवश्यकता के बिना उष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो किसी माध्यम के बिना उष्मा संचरण हो, तो बिना उष्मा जो संचरण होती है उसे हम नाम क्या देते हैं? उसे कहते हैं विकिरण। तो विकिरण के द्वारा जब उष्मा चलती है या संचरित होती है, प्रोपागेट होती है, ट्रांसफर होती है, तो उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यानी इस रेडिएशन में जो पहला खेल आता है वो ये आता है कि जो सूर्य के प्रकाश से विकिरण आती है वो किसका रूप है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। तो विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें आती है सूर्य से धरती तक, ये विकिरणें कहाँ से कहाँ आती है? सूर्य से, और कहाँ तक पहुँचती है? धरातल तक। तो कैसे पहुँचती है ये? बिना किसी माध्यम के, यानी इनको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो आपसे पूछा जाएगा कि रेडिएशन के चलते क्या किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है? तो नहीं। और दूसरा पूछिए कि ये कहाँ से गुजर सकती है? तो ये सभी माध्यमों से चलती है। विकिरण है, ये सभी पारदर्शी माध्यमों को पास कर जाती है। तो सभी माध्यमों से क्या कर सकती है? संचरण कर सकती है। ये सभी माध्यमों से संचरित कर सकती है। किसको? उष्मा को। तो सभी माध्यमों से संचरित कर सकती है किसको? उष्मा को, यानी ट्रांसफर कर सकती है हीट को फ्रॉम एवरी मीडियम। यानी चाहे आपके पास माध्यम कैसा हो, ठोस जैसे कांच हो, तो कांच से उष्मा पास कर सकती है कौन? विकिरण। नंबर 2, द्रव यानी जल ऊपर से नीचे तक क्या हो सकता है? गर्म हो सकता है। तीसरा, गैस, वायुमंडल अपना गर्म होता है। चौथा, निर्वात से भी संचरण होता है। किसका? इस विकिरण के रूप का। तो यही तो बात है कि जब आपसे कहा जाता है कि जो संचरण बिना किसी माध्यम के हो सकता है, तो वो संचरण कौन सा होता है? तो वो संचरण आपके पास विकिरण के द्वारा होता है। और सूर्य के प्रकाश से जब उष्मा धरती पर आती है तो हम कौन सा संचरण बोलेंगे? उसे रेडिएशन। और अब बात आए कि हमारा धरातल से जब विकिरणें टकराती है और वहां से हवा ऊपर की ओर गर्म होती है, तो माध्यम कैसा है? यानी ऊपर से जब कण गर्म होकर नीचे आए, नीचे वाले कण ठंडे हुए हैं, वो कहाँ जाएं? ऊपर। तो ये खेल हो तो ये तो होता है संवहन। और धरती गर्म होकर गैस को ऊपर उठाए तो वो भी क्या है? संवहन। तो इसलिए हमारे पास मीडियम को हीट करने का काम किसके द्वारा होता है? रेडिएशन के द्वारा। बट प्रॉपर्टी कौन सी चल जाती है? संवहन की, कन्वेक्शन की। अब जैसे हमारे पास धरातल जब गर्म होता है, धरातल को गर्म करता है सूर्य प्रकाश का भाग कौन सा? कि जो धरातल को गर्म करता है वो सूर्य प्रकाश का कौन सा भाग है? तो वो सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग होता है जो धरती को उष्मा प्रदान करता है, धरती को गर्म करता है विकिरण के द्वारा? तो वो आपके पास IR होता है, जिसे हम इंफ्रारेड या क्या कहते हैं? अवरक्त विकिरण।
अवरक्त प्रकाश, अवरक्त विकिरणों के द्वारा हमारी धरती का वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है, ना कि उस व्हाइट लाइट से जिसमें हम देखते हैं। ठीक है, आगे अब जैसे बात आती है बल्ब की, बल्ब का भी केस आता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, वैद्युत बल्ब कि इलेक्ट्रिक बल्ब में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें निष्क्रिय गैस का भराव क्यों होता है, निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, क्योंकि वो गैस क्या करती है, उष्मा का संचरण करती है। तो जो बल्ब है उस बल्ब से जो उष्मा निकलेगी प्रकाश के द्वारा, वो जो संचरित होगी इस बल्ब में, तो वो किसके द्वारा होगी, गैस के द्वारा होगी। तो गैस के द्वारा ही उष्मा का क्या हो रहा है, संचरण। तो ये उष्मा जो बाहर जाती है किसी माध्यम में, तो ये संचरण इस बल्ब में भरी कौन सी गैस है, निष्क्रिय गैस। तो ये काम किसने किया, उस निष्क्रिय गैस ने किया है, जिसने उष्मा को कहाँ से कहाँ भेजा है, बल्ब से परिवेश में भेजा है। यानी बल्ब एक सिस्टम है और बाहर क्या है, सराउंडिंग। तो ये विधि कौन सी होती है, जिससे उष्मा बल्ब से अपने परिवेश में जाती है, यानी बल्ब से सराउंडिंग में जाती है, गर्म करती है, कमरा गर्म कर देती है। तो वो विधि कौन सी होती है, संवहन, यानी किस पे काम करता है, कन्वेक्शन। तो ये चीजें हैं प्यारे बच्चों जो हीट के संचरण में, उष्मा के संचरण में काम आती है। सिमिलरली अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो हल्के रंग के कपड़े हैं वो गर्मियों में ज़्यादा क्या करते हैं, हम अच्छा महसूस करते हैं। तो हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में सुखदायी होते हैं। ऐसा क्यों, गर्मियों में सुखदायी या आरामदेह होते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका कारण क्या है कि जो हल्के रंग के कपड़े हैं वो उस विकिरण के अच्छे प्रावर्तक हैं, कि विकिरण के, उष्मा विकिरण के क्या होते हैं, अच्छे प्रावर्तक होते हैं। इसलिए जल्दी से उष्मा को अंदर नहीं आने देते। तब हमें कैसा फील होता है, अच्छा। तभी तो हम जब गर्मी आती है तो सफ़ेद रंग के कपड़े या सफ़ेद रंग के पाजामा कुर्ता पहनना अच्छा ज़्यादा महसूस करते हैं। क्यों करते हैं उसमें आरामदेह महसूस, क्योंकि वो क्या होते हैं, उस उष्मीय विकिरण के अच्छे प्रावर्तक होते हैं। ये पहला टैग है। दूसरा टैग क्या देता है कि हम गहरे रंग के कपड़े, गहरे रंग के जो कपड़े हैं वो सर्दियों में ज़्यादा आरामदेह होते हैं। गहरे रंग के कपड़े ठंडे के मौसम में, जाड़े के मौसम में या सर्दियों में ज़्यादा आरामदेह होते हैं या ज़्यादा पहने जाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि वो ज़्यादा आराम यानी हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, क्योंकि वो उष्मीय विकिरण के अच्छे अवशोषक होते हैं। उष्मीय विकिरण के क्या माने जाते हैं, अच्छे अवशोषक होते हैं, यानी गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशन। यानी ये अच्छे अवशोषक होते हैं उष्मीय विकिरण के, जिससे वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और हमें कैसा महसूस देते हैं, गर्म का अनुभव करवाते हैं। इसीलिए हम अगर ब्लैक रंग की टी शर्ट या ब्लैक रंग की शर्ट पहनकर गर्मियों में धूप में निकलते हैं लू के समय में, तो हमारी चमड़ी जलने लगती है। और वही टी शर्ट हम सर्दियों में पहनकर अगर बाहर निकलें तो हमें अच्छा महसूस होता है। क्यों, क्योंकि गर्मियों के समय जो विकिरणें हैं उनका अवशोषक क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा विकिरणें आती है। और सर्दियों में क्या है, धूप कम लगती है और विकिरण जो आती है उसको आसानी से क्या अवशोषित कर लेती है। तो जिसके कारण सर्दियों में तो वो कपड़ा हमें आरामदेह होता है, लेकिन गर्मियों में वो उल्टा हो जाता है। इसीलिए गर्मियों में क्या पहनते हैं हम, हल्के रंग के कपड़े या सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि वो अच्छे क्या होते हैं, परावर्तक होते हैं किसके, उसमें विकिरण के।
यानी विकिरणों को परावर्तित करते हैं, जिससे हमारे शरीर के उस हिस्से को हीट नहीं लगती जहाँ कपड़े को पार करके आना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो परावर्तित हो चुकी है। तो ये केस था प्यारे बच्चों हमारे पास चालन का, जो हमने पूरा कर दिया है। तो ये क्राइटेरिया था हमारे पास उष्मा गतिकी के चलते मेयर फॉर्मूले का, उष्मा संचरण का, जो हमारा क्राइटेरिया पूरा हो चुका है। बाकी जो बचा है प्यारे बच्चों वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।